हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने जो 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट है इसकी पोइट्री पार्ट में, यानी आज अपने इसमें ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है इसके अंदर अभी तक अपने दोनों ही बुक के एक एक लेसन हमारे पढ़ लिए हैं। तो आपने वो निश्चित रूप से पढ़े होंगे, समझ में आए होंगे। और यदि आप उससे कहीं मिस कर दिया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो नहीं चूके। और हम इन वीडियो के माध्यम से और 10th क्लास के लिए हम तैयारी कर सकते हैं, जो परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो। ये हमारे पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोइम है, डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के कण। तो इस बर्फ़ के कण को हम देखेंगे और फिर इसके बाद में इसमें देखेंगे इसका कि एक्चुअली पोइट कहना क्या चाहता है, यानी पोइट यानी कवि का भाव क्या है, उसको भी हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। वे तरीका, यानी किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। शूक, शेक की सेकंड फॉर्म में शूक मीन्स हिलाया। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। हेमलॉक, सफ़ेद फूल वाला विषैला पौधा, जिसको हम आग का पौधा या धतूरे का पौधा भी कह सकते हैं। मूड, मूड मीन्स मनोदशा, यानी मन की स्थिति, अंतर मन की स्थिति क्या है तो वो मूड को कहते हैं। और र्यूड, र्यूड मीन्स दुखी रहा, उदास रहा, मन उसका बहुत क्षुब्ध रहा, यानी जब क्षुब्ध रहता है मन, दुखी रहता है, उदास रहता है, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है र्यूड। तो आइए हम पोइम का फर्स्ट स्टंजा देखें और इस स्टंजे को समझें। दी वे ए क्रो, यानी एक कौवे ने जिस तरीके से शूट डाउन ऑन मी, मुझ पर हिलाकर गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब धतूरे के वृक्ष से या विषैले पौधे के वृक्ष से। मीन्स जिस तरीके से एक कौवे ने विषैले पौधे या आग या धतूरे के पौधे या वृक्ष पर से मेरे ऊपर बर्फ़ के कणों को हिलाकर गिराया, तो यहाँ अपने को ये स्तंजे में केवल इतनी बात है। अब देखते हैं दूसरा स्तंजा। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। मीन्स हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को प्रदान किया है, ए चेंज ऑफ मूड, यानी मन स्थिति को परिवर्तित, एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ भाग बचा लिया, ऑफ ए डे, यानी दिन का कुछ भाग बचा लिया, आई हैड र्यूड, जो मैं दुख में बिता रहा था या जो मैं कष्ट में बिता रहा था। यानी कि बर्फ़ के कणों ने मेरे हृदय की मन स्थिति को, मेरे हृदय की मनोदशा को परिवर्तित कर दिया है और दिन के कुछ भाग को बचा दिया है, जिसे मैं उदासी में व्यतीत कर रहा था, उदासी में बिता रहा था। तो ये तो है इस पोइम का भावार्थ। लेकिन इस पोइम के माध्यम से एक्चुअली कहना क्या चाहता है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आता है सेंट्रल थीम आ जाती है, इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर भी आते हैं और इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी आती है, यानी व्याख्या करनी होती है। तो व्याख्या में हम क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हमको इस जो ये पोइम दी हुई है इसमें कवि की मनोदशा, यानी कवि के अंदर भावार्थ क्या है, कवि का मन क्या है, उसने इस कविता की रचना किन चीज़ों को लेकर की है, उस बात को हमको समझना होगा। तो आइए हम इसके भाव को देखते हैं जो मैंने आपको आगे लिखा है। देखिए, द पोइट्री डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ऑल अबाउट द सडन डाइवर्जन ऑफ द माइंड ऑफ ए पर्सन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इस पोइम के कंपोज़र हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह कविता बर्फ़ की धूल, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल, ये सब एक व्यक्ति के मस्तिष्क के अचानक मोड़ के बारे में है
एक अचानक जो उसका मन स्थिति परिवर्तित होती है उसके बारे में है। द पोइट एक्सप्लेन्स दिस सिचुएशन बाय राइटिंग अबाउट वन इंसिडेंट व्हेन द पोइट वॉज सिटिंग अंडर द शेडो ऑफ ए हेमलॉक ट्री इन ए वेरी सैड मूड। जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक घटना के बारे में लिखते हुए इस स्थिति की व्याख्या करता है, इस स्थिति को समझाने का प्रयास करता है जब कवि बहुत ही दुखी स्थिति में, जब कवि बहुत ही दुखी उदास मन स्थिति में एक धतूरे के वृक्ष की छाया में बैठा हुआ था। एक वृक्ष यानी वृक्ष कौन सा? विशैला वृक्ष यानी धतूरा या आक के वृक्ष की छाया में बैठा हुआ था। He was perhaps thinking about any of the negative kinds of incidents that occurred in his life. वह संभवतया अपने जीवन में, वह शायद अपने जीवन में होने वाली किसी भी प्रकार की नकारात्मक घटनाओं के बारे में सोच रहा था। यानी जो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था तो वो क्या सोच रहा था? अपने जीवन की नकारात्मक घटनाओं के बारे में सोच रहा था। सडनली ए स्ट्रेंज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऑकर्ड। अचानक से एक अजीब और एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। एक अजीब यानी विचित्र और अप्रत्याशित यानी अनहोनी एक घटना घटित हुई। A crow sat in one of the branches of the tree, and because of his sitting, the dust of snow, which was already adhered on the branch, fell upon the poet, and that incident created a peculiar difference which came in the mindset of the poet. एक कौवा पेड़ की शाखा पर आ बैठा और उसके बैठने के कारण, उसके बैठने की वजह से बर्फ की धूल यानी बर्फ के कण जो शाखा पर पहले से ही थे, यानी अधेड़ का मतलब चिपके हुए, जो शाखा पर पहले से ही चिपके हुए थे कवि पर गिर गए। और इस घटना ने एक अजीब सा, एक विचित्र सा, एक अद्भुत सा अंतर पैदा कर दिया जो कवि की मानसिकता में आ गया, जो कवि की मानसिकता में आ गया। What actually happened is that the emotion of the poet suddenly changed, and after destroying it for a long time, he began to utilize the rest of the time in a positive manner. वास्तव में क्या हुआ कि कवि की भावना अचानक से परिवर्तित हो गई। यानी हुआ ये कि जो कवि का अंतर्मन की स्थिति, मनोदशा थी, जो उसकी भावना थी, वो अचानक से बदल गई और काफ़ी समय नष्ट करने के बाद, काफ़ी समय गंवा देने के बाद उन्होंने बाकी का जो समय बचा था उसका सकारात्मक तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये है अपने इस जो डस्ट ऑफ स्नो है, यानी इसमें पोइट्री में ये कहा है कि इसके अंदर पहले की स्थिति क्या थी जब वो दुखी स्थिति में था, और इसके बाद में मन स्थिति उसकी बदली तो उसका आपका दूसरा जो इसका पैरा दिया हुआ है उससे उसकी मन स्थिति बदल गई। तो ये था हमारा इस डस्ट ऑफ स्नो जो पोइम थी, इसके एक्सप्लेनेशन, इसका भावार्थ, वर्ड मीनिंग्स, और इसको आपको केवल इसका समझना है। और प्रत्येक चीज़ को जैसे हम यहाँ समझने की कोशिश करें, पहला पैरा, पहला स्तंजा देखें, दी वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, इतना सा पैराग्राफ है। इसमें हम यहाँ एक्चुअल क्या है कि हम लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोइम, पोइम का नाम लिख देंगे डस्ट ऑफ स्नो, एंड कंपोज्ड बाई, ऑथर का नाम लिख देंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट है इन पंक्तियों में जो कवि है वो साधारण परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है, बता रहा है, जो कि उसके साथ घटित हुई थी। यानी कि इन दीज लाइन्स द पोइट टेल्स अस ए सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट दैट टुक प्लेस विद हिम। ये अपनी इसकी क्या हुई, कॉन्टेक्स्ट हो गया। इसी प्रकार से इसकी हम व्याख्या करेंगे जिसको अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन कहते हैं। हियर द पोइट इज टेलिंग अबाउट एन इंसिडेंट, यहाँ पर कवि एक घटना के बारे में बता रहा है। वन डे ही वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, एक दिन वह एक विषैले वृक्ष के नीचे
बैठा हुआ था। देयर वर स्नो पार्टिकल्स ऑन द ट्री, वृक्ष पर बर्फ के छोटे छोटे कण थे। ए क्रो वॉज सिटिंग ऑन इट, एक कौआ इस पेड़ पर बैठा हुआ था। इट शूक द ब्रांच ऑफ द ट्री, उसने इस वृक्ष की शाखा को हिलाया। एंड ड्रॉप्ड सम स्नो पार्टिकल्स ऑन द पॉइंट, और कुछ बर्फ के कण ऑथर पर यानी पॉइंट पर गिर गए। तो ये हमारे गिरा दिए। तो ये हमारी पोइम का एक्सप्लेनेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पोइम। आइए देखते हैं दूसरी पोइम, फायर एंड आइस। इसके भी ऑथर कंपोजर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स। एंड समाप्त होना, टेस्टेड अनुभव किया, चखा, डिजायर कामना, इच्छा, तृष्णा, होल्ड विद सहमत होना यानी किसी के साथ में, किसी के साथ भी अपना पक्ष रखना, लेना, फेवर पक्ष लेना, पेरिश मरना, नष्ट होना, ट्वाइस दो बार, वंस ट्वाइस जैसे होता है, ट्वाइस दो बार, डिस्ट्रक्शन विनाश, और सफाइस पर्याप्त होना। तो आइए अब देखते हैं अपन पोइट्री का फर्स्ट स्टंजा। सम से द वर्ड विल डाई, सम से द वर्ड will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो some say the word will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया की समाप्ति, दुनिया में प्रलय अग्नि, अग्नि मीन्स तृष्णा, इच्छा, डिजायर इसको कहते हैं, के कारण होगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ के कारण, यानी बर्फ़ का मतलब है यहाँ घृणा के कारण होगी। तृष्णाओं का स्वाद जानने, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, तृष्णाओं का यानी इच्छाओं का अनुभव करने के बाद मैं उन लोगों से सहमत हूँ। आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों से सहमत हूँ, हु फेवर फायर, जो संसार में तृष्णा का पक्ष लेते हैं, तृष्णा का पक्ष लेते हैं। देखते हैं सेकंड स्तंजा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु यदि संसार का दो बार समाप्त होना है, दो संसार को दो बार समाप्त होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मेरे विचार से घृणा के बारे में मैं पर्याप्त जानता हूँ। आई नो इनफ पर्याप्त जानना, हेट नफरत के बारे में मैं पर्याप्त जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तथा संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त होगी, और घृणा की बर्फ भी उसी प्रकार से प्रलय ला सकती है। एंड वुड सफाइस, उसी प्रकार से वो अंत ला सकती है। यानी कि इसका भावार्थ क्या हुआ, दोनों स्तंजा का यदि अपन भावार्थ देखें तो यानी इसका पूरी का भावार्थ देखें तो कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत नफरत से होगा, और जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संसार का अंत तृष्णा से होगा। परंतु कवि जो नफरत है और तृष्णा है, इच्छा है, उन दोनों से यानी वो इतना तेज गति से बढ़ रहे हैं कि संसार का अंत किसी न किसी प्रकार से इन दोनों में से, दोनों चीज़ों से ही होना निश्चित है। आइए अब देखते हैं अपन इसकी थीम, यानी कि इसमें पूरे में भाव क्या है, इसकी समरी क्या है, उसको अपन समझते हैं, देखते हैं। द पोइट्री फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अबाउट द डे व्हेन द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये कविता फायर एंड आइस उस दिन के बारे में, अबाउट द डे उस दिन के बारे में है, When the world will be destroyed, जब दुनिया नष्ट हो जाएगी, जब संसार यानी विश्व पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट इट, इसके अलावा द पोइट ऑल्सो वांट्स टू प्रोवाइड ए हिंट अबाउट द हेट स्प्रेडिंग इन द वर्ल्ड। कवि दुनिया में फैल रही नफरत यानी घृणा के बारे में भी संकेत देना चाहता है, यानी सजग करना चाहता है। The poet says that he is sure one day the world will definitely be finished, but he is confused about the way it will come to an end. कवि कहता है कि उसे यकीन है, उसे विश्वास है कि एक दिन दुनिया खत्म होगी,
एक दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन वह इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि आखिर ये होगा कैसे, आखिर ये कैसे होगा। यानी दी वे यानी तरीका, इट विल कम टू एन एंड, यानी कि जब अंत होने का समय आएगा तो इसका तरीका क्या होगा। द पोइट सपोर्ट्स इट वन मोमेंट द पर्सन हु सेज दैट द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड बिकॉज ऑफ फायर। कवि एक पल एक क्षण उन लोगों का समर्थन करता है जो कहते हैं कि आग के कारण दुनिया खत्म हो जाएगी, आग के कारण दुनिया खत्म हो जाएगी। जस्ट ऑन अनदर मोमेंट द पोइट सपोर्ट्स द पीपल हु थिंक्स द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड बिकॉज ऑफ द हाइस। लेकिन फिर अगले ही पल कवि उन लोगों का समर्थन करता है जिन्हें लगता है कि दुनिया बर्फ के कारण समाप्त हो जाएगी। The poet actually supports the thought of the former mainly as he thinks that this would be consideration of most of the people. कवि वास्तव में पहले के विचार का मुख्य रूप से समर्थन करता है, मूल रूप से समर्थन करता है, क्योंकि वह सोचता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह अधिकांश लोगों का ही विचार होगा, यह अधिकांश लोगों का ही विचार होगा, इसको अधिकांश लोग यही मानते होंगे। But he notices that the feeling of hatred in this world is increasing so rapidly and continuously. लेकिन उसने बड़ा ध्यानपूर्वक महसूस किया है, उसने नोटिस किया कि इस दुनिया में नफरत की भावना तो बहुत तेजी से और लगातार बढ़ रही है। So the poet says that if the world will have to be perished twice, he would like the world to be ended by the ice, and this would be sufficient for the world to be destructed twice. तो कवि कहता है कि अगर दुनिया को दो बार खत्म करना होगा, यदि दो बार ही खत्म होनी होगी, तो वो चाहेगा कि दुनिया बर्फ से खत्म हो जाए, कि दुनिया बर्फ से खत्म हो जाए और ये दुनिया को दो बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। तो ये थी हमारा पोइट्री फायर एंड आइस। तो इसमें आपको इसके पूरे वर्ड मीनिंग्स देखने, इसकी समझना है, थीम को समझना है और प्रत्येक पंक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि आप दोनों के अंदर दो दो स्तंजा हैं, दोनों स्तंजा की आप प्रयास करिए और दोनों स्तंजा को आपको ये लिखना है। मैं आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझा देता हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट स्तंजा, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसका रेफरेंस तो वही उसी प्रकार लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, तो पोइम का नाम फायर एंड आइस, कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें एक्चुअल कहना क्या है, प्रसंग क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि दुनिया का अंत किस प्रकार होगा, ये कवि बताना चाहता है। यानी इन दीज लाइन्स द पोइट टेल्स हिज आइडिया हाउ द वर्ल्ड विल एंड, हाउ द वर्ल्ड विल एंड। इसकी अपन व्याख्या करेंगे यानी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो क्या है, द पोइट सेज, यानी कवि कहता है कि एक दिन दुनिया नष्ट हो जाएगी, दैट वन डे द वर्ल्ड विल एंड। लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, बट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस। कुछ कहते हैं कि दुनिया आग बनकर खत्म होगी, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जबकि कुछ अन्य लोग कहते हैं कि दुनिया बर्फ बनकर नष्ट होगी। While some others say that the world will end in ice, यहाँ पर कवि अपनी स्वयं की जिंदगी के बारे में और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात कर रहा है। Here the poet is referring to his own life and feeling of desires. आग की तुलना तृष्णा से की गई है। Fire is compared to desire. The poet agrees that desire can also cause end of the world. कवि इस बात से सहमत है कि तृष्णा भी दुनिया को नष्ट कर सकती है। अब इसका सेकंड स्तंजा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ टू हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। हियर द पोइट प्रेजेंट्स ए सटायर बिकॉज द वर्ड कैन नॉट एंड ट्वाइस। कवि यहाँ पर व्यंग कस रहा है क्योंकि दुनिया का अंत दो बार नहीं हो सकता। फॉर इफ इट इज गॉन
इट इज गॉन, क्योंकि यदि यह नष्ट हो गई तो हो गई। हेयर आइस इज कंपेयर टू हेटेड, या बर्फ की तुलना घृणा से की गई है। ही सेज दैट ही हैज़ फेल्ट इनफ हेट्रेड इन हिज लाइफ, वह कहता है कि उसने अपने जीवन में बहुत अधिक घृणा को महसूस किया है, घृणा को अनुभव किया है। ही लेट्स अस नो दैट दिस फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो ए ग्रेट वे टू कॉज एंड टू द वर्ल्ड। वह हमें यह बताना चाहता है कि विनाश का यह रूप भी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा, दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ये पर्याप्त होगा। ही टेल्स अस दैट नो मैटर विच कोर्स वी टेक, वो हमें बताता है कि इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं, कौन सा रास्ता चुनते हैं। अंतिम परिणाम तो एक जैसे ही होंगे, एक समान ही होंगे, यानी दुनिया को अंत ही होना है, दुनिया का नष्ट ही होना है। ही सेज दैट इफ वंस द वर्ल्ड एंड्स विद फायर इट विल बी डेस्ट्रॉयड बाई हेट द नेक्स्ट टाइम। कभी कहता है कि यदि दुनिया एक बार तृष्णा से नष्ट हो जाएगी, कामना इच्छाओं से नष्ट हो जाएगी, तो अगली बार इसे नफरत मीन्स घृणा के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी पोएम फायर एंड आइस। अब हम इसमें यही देखने का है कि हम इसकी वर्ड मीनिंग्स को देख लें और इसकी एक्सप्लेनेशन बनाने का पूरा प्रयास करें, जिससे कि हमको आगामी परीक्षाओं में इसका लाभ मिले। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर लेसन और पोएम। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's